बिहार के जाने माने व्यवसायी गोपाल खेमका के बेटे की साल 2018 में हत्या कर दी गई थी और साल 2025 में पटना में गोपाल खेमका की भी हत्या कर दी गई है। बिहार की राजनीति में हर साल 2 साल में सरकार में फेरबदल होता रहता है, लेकिन क्या कोई सरकार क्राइम के मामले में प्रदेश की तस्वीर बदल पाई है? जबकि इसी पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी अपने ट्विटर अकाउंट पर एक पोस्ट कर कहा कि भाजपा और नीतीश कुमार ने मिलकर बिहार को भारत की क्राइम कैपिटल बना दिया है। अपराध यहाँ नया नॉर्मल बन चुका है। खैर, हम यहाँ आंकड़ों और डेटा के जरिए ये जानने की कोशिश करेंगे क्या वाकई बिहार में क्राइम कभी रुका ही नहीं। सबसे पहले आपको हम सुनवाते हैं द हिंदू के सीनियर रिपोर्टर ने लोकमत के साथ बातचीत में बिहार में वक्त के साथ क्राइम कैसे पनपा, लालू और नीतीश में से किसके राज में कानून व्यवस्था का क्या हुआ, इस पर क्या कहा था। देखिए, पॉलिटिकल कंपल्सन था नीतीश कुमार के साथ। नीतीश कुमार का बीच में को पता है 2-3 साल के लिए आरजेडी के साथ भी चले गए, फिर बीजेपी के साथ आ गए। तो नीतीश कुमार के गवर्नेंस पर जो पकड़ है उस ढंग की नहीं रहा, उस ढंग का नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। अब अधिकारी भी और इनके ऑफिसर्स भी समझ लिए कि भाई उनकी लॉयल्टी दूसरे जगह भी है, जिसके साथ वो अलायंस में है तो उनके तरफ भी वो भी गवर्नेंस में इंटरफेयर करने लगे। तो नीतीश कुमार दिन पर दिन कमजोर होते गए और अधिकारी इनकी बात नहीं मानने लगे। इसके कारण से डेटोरेशन और बढ़ा और लॉ एंड ऑर्डर फिर बैक टू स्क्वायर वन हो गया, जो हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में, कि फिर से वहीं चला गया। तो गवर्नेंस में की पकड़ अब तो लोग कहते हैं और खुलेआम कहते हैं कि 4-5 लोग ही है जो सरकार चला रहा है। सरकार का मुख्यमंत्री को ही नहीं मालूम होता है कि कहाँ क्या आज का डे का प्रोग्राम क्या है। उनको 3-4 लोग चला रहे हैं। अब ऐसे में ये कहना कि लॉ एंड ऑर्डर और गवर्नेंस बिल्कुल एक सही दिशा में काम करे, थोड़ा सा इनजस्टिस सा लगता है। आप एक बड़ी बात कह रहे थे। आपने कहा कि मतलब बाद के सालों में नीतीश कुमार की बात अधिकारी ही नहीं सुन रहे थे। मुझे लगता है ये बड़ा दावा है। आप इसको 1-2 उदाहरणों से समझा सकते हैं क्या? कोई ऐसा उदाहरण आपके सामने है क्या जिससे ये बात साफ हो कि हाँ, बाद के सालों में नीतीश कुमार की बात अधिकारियों ने सुननी बंद कर दी, या जिसे हम लोग कहते हैं उसको अंठियाना शुरू कर दिया? ऐसा कोई उदाहरण है क्या हमारे सामने? विकास जी, आपको याद होगा एक बार नीतीश जी ने खुले मन से पब्लिक प्लेटफॉर्म से अनाउंस किया था कि बिहार के हर डीएम एक रात कम से कम गांव में गुजारेंगे। किसी डीएम ने एक रात भी गांव में किसी गांव में नहीं गुजारा। उनके बाद वह कैबिनेट मीटिंग्स हम करेंगे रिमोट एरियाज में। 1-2 गंगा में जरूर फ्लोट करते हुए गंगा यात्रा का आनंद लुत्फ लेते हुए लोगों ने किया, लेकिन उसके बाद वो बंद हो गया सारा चीज। और शायद गवर्नेंस में इनका कमजोरी इनकी हुई है और अधिकारी बात नहीं मानते। यही कारण है कि आज लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ये बनी हुई है बिहार में। हर दिन रेप और हर दिन मर्डर, हर दिन पुलिस कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो जाया करता है और लोग कहते हैं कि 8 घंटे में एक मर्डर होता है बिहार। अब चूंकि जो मेरा अगला सवाल है वो मुझे लगता है आपसे बेहतर कोई और उसको नहीं समझा सकता है। आपने कब पत्रकारिता शुरू की बिहार में, अमरनाथ जी? सर 97 में शुरू किया मैंने। 1997 में आपने शुरू किया। तो 97 में शुरू किया, उस समय वही समय था, अगर मैं गलत नहीं हूं, जब इसी के आसपास हाई कोर्ट की तरफ से वो टिप्पणी हुई कि बिहार में जंगल राज है, जो आज भी एक टर्म बना हुआ है। तो उस समय जो अखबारों में छपता था, जो जैसे आपने बताया ना कि स्थिति पहले जैसी ही है, लेकिन मीडिया कवरेज में बदलाव आया। तो मैं आपसे जरा समझना चाहता हूं मीडिया का खेल, परसेप्शन का खेल कैसे बनाया जाता है। तो 2005 से पहले मीडिया में बिहार के अपराध की खबरें जैसे प्ले होती थी और 2005 के बाद जो वो बदला, आपने दोनों देखा है। तो हमारे नए दर्शकों के लिए मैं चाहता हूं कि जरा आप वो बता सकें तुलना कर करके। देखिए, डे टू डे लाइफ में उस वक्त 2005 के पहले जो रिजीम था आरजेडी का, राष्ट्रीय जनता दल का, जिसमें पति पत्नी लालू यादव और उनकी वाइफ राबड़ी देवी का शासन रहा है, लोग उसको हाईकोर्ट ने टिप्पणी किया जंगल राज बताया, जंगल राज यहाँ पर वो लॉलेसनेस था, कंप्लीट एब्सेंस ऑफ लॉ था, लॉ एंड ऑर्डर था ही नहीं बिल्कुल। जो आम राह चलते किसी की हत्या हो जाती थी और किसी के मकान को कोई गुंडा कैप्चर कर लेता था। और शादी ब्याह में आपको याद है वो घटना कि लालू प्रसाद यादव की बेटी की शादी में कुछ शोरूम से गाड़ियों को ले जाकर, हम लोग उस वक्त आउटलुक मैगजीन में काम किया करते थे, हमने स्टोरी भी की थी, वो कैसे वहां से गाड़ी से उठा के ले, जबरदस्ती। क्या हुआ था वो हम लोगों ने सुना है बस, क्या आपने कवर किया था, बताइए क्या हुआ था उसमें, वो गाड़ी शोरूम से उठाने वाली घटना? उनकी बेटी की शादी थी और चीफ मिनिस्टर थे वे, और एक गाड़ी के शोरूम से। कौन सी बेटी? ये मतलब उनकी कौन बेटी? कितने? दूसरी वाली रोहिणी आचार्य की शादी थी। और उस वक्त जी, और उनके दोनों साले जो नोटोरियस हुआ करते थे उस वक्त, सुभाष यादव, साधु यादव, काफी पकड़ थी उनका स्टेट पर।
हर चीज में दखलंदाजी हुआ करती, चाहे वो लोग जानते ऐसे थे कि शायद वो जो मिस गवर्नेंस है लोगों का, जो क्राइम वर्ल्ड है, उसको वो लोग हेड करते हैं। और बाद में आया भी कि उस नए शोरूम से कुछ गाड़ियों को जबरदस्ती, इवन नाला रोड जो फर्नीचर का मार्केट है पटना का प्रोमिनेंट, वहां से कुछ दुकान से फर्नीचर भी उठा के ले जाया गया जबरदस्ती, और शादी के नाम पर, और लौटा कि नहीं ये किसी को पता नहीं है, ये किसी ने क्रॉस चेक नहीं किया, वेरीफाई नहीं किया। ये होना चाहिए था कि वो गाड़ियां आई कि नहीं, वो फर्नीचर लौटे कि नहीं, लेकिन ले जाया गया था, जबरदस्ती ले जाया गया था। तो ये हालत था उस वक्त लॉ एंड ऑर्डर का, गवर्नेंस का बिहार में। और अब वो घटनाएं नहीं हुआ करती हैं, क्योंकि साधु और सुभाष यादव का वो पकड़ नहीं है ऐसे लोगों का। लेकिन जो किसी मकान को कैप्चर करने की घटना, ये तो 5-6 साल पहले की भी घटना हुई है बिहार पटना में। पटना के कैपिटल में एक IIT के प्रोफेसर हैं कानपुर में, उनका एक प्रोमिनेंट मकान पर किसी MLA का लोग आए और उनका मकान को जबरदस्ती क्लेम करने लगे कि ये मकान मेरा है और इसका पेपर्स हमने बनवा लिया है। बाद में गवर्नमेंट को जो हमारी जानकारी है कि मुख्यमंत्री तक लेवल से इंटरवेंशन हुआ, बाद में पुलिस अधिकारी को कहा गया, वो मामला सेटल डाउन हुआ बाद में। अब उस प्रोफेसर का बड़ा नेम प्लेट उस मकान पर लगाया गया है। तो ये इस तरह की घटनाएं होते रहती हैं। लोग हिम्मत नहीं जुटा पाते कि पुलिस के पास जाएं, क्योंकि सुनने वाला कोई है नहीं, और अननेसेसरी ऐसी खबरें बनेगी नहीं तो फिर जाएंगे कहाँ। पहले तो खबर बन जाया करती थी, अब खबर नहीं बनती है। पहले खबर तो इसलिए जी नहीं पता नहीं, आप कंप्लीट करिए बात, आप बात कंप्लीट कर लीजिए। नहीं, मैं ये कह रहा था कि पहले खबर नहीं बनती थी, अब खबर, इलेक्शन इसलिए खबर बन जाया करेगी अब जाके। लेकिन बीच में तो एक फेज ऐसा आया, खबरें नहीं बना करते। 2005 के पहले सब लोग लिखने के लिए ये थे, स्वतंत्र थे, और लोग लिखते भी थे जिस तरह से। अब लिखने का कारण ये था, मीडिया के अप्रोच में बदलाव इसलिए आया उस वक्त से अभी में, कि उस वक्त के जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट थे बिहार में, उनको पता नहीं था कैसे मीडिया को हैंडल किया जाता है, मीडिया को कैसे पंगु बनाया जाता है, एडवर्टीजमेंट को कैसे रोका जाता है। जो बाद में आए, इनको ये स्ट्रेटेजी पता चल गई और इन्होंने पंगु बनाया, और शायद इसीलिए परसेप्शन बदला, अप्रोच बदला मीडिया बिहार। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि लालू यादव को या राबड़ी देवी को ये नहीं पता था कि मीडिया पर बिना इमरजेंसी लगाए नकेल कैसे कसना है, लेकिन जब नीतीश कुमार सत्ता में आए तो उनको वो तरीका पता चल गया। बिल्कुल 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 उनको पता चल गया, और उसको एक्ट भी किया उन्होंने, और सक्सेसफुली वो एक्ट किए। आज भी मुझे पता है कि किसी अखबार का एडवर्टीजमेंट वो पटना में रोक देते हैं तो उनके मालिक और एडिटर उनके घर के बाहर बुके लेके 2-3 घंटा खड़े रहते हैं। एक की तो पैरवी मैंने भी की थी, लेकिन उन्होंने नहीं, विधानसभा में वो मिले नहीं, बोले नहीं छोड़ दिया, आपको नहीं पता है कुछ। लेकिन मामला सिर्फ इतना ही था कि वो मुख्यमंत्री के अगेंस्ट वो खबर नहीं छपी थी, किसी दूसरे के फेवर में खबर छप गई थी, उससे नाराजगी थी। तो इस तरह की जो पकड़ है, ये पकड़ पहले के लोगों में को पता नहीं था, शायद इसलिए मीडिया का अप्रोच बदला हुआ था, अब बाद में बदल गया। इस बातचीत से आपको इतना अंदाजा लग गया होगा कि बिहार में नेता क्राइम कम होने को लेकर कितना भी दम भर ले, लेकिन हालात जस के तस हैं। अब आते हैं पिछले कुछ सालों के ही डेटा पर। दिसंबर 2022 में शराबबंदी के बावजूद सारण जिले में नकली शराब पीने से लगभग 73 लोगों की मौत हो गई। ये बिहार में अब तक की सबसे भयंकर शराब संबंधी त्रासदी थी। अप्रैल 2025 के शुरुआती महीनों में पालीगंज, बांका जिले और बाकी जगहों से 40+ बॉक्स विदेशी शराब बरामद हुई, जो शराब तस्करों के नए तरीकों को उजागर करती है। साल 2024 में नीट यूजी में पटना और हजारनाग में पेपर लीक की जानकारी मिली। 13 अभियुक्तों सहित कई छात्रों और दफ्तारियों को गिरफ्तार किया गया, जिन पर 30 से 50 लाख रुपए में पेपर दिलाने का आरोप था। 2024 में बिहार में दर्ज साइबर आपराधिक मामले 7057 तक पहुंचे, जिसमें करीब 354 करोड़ की ठगी हुई, जो राज्य की साइबर थानों की सबसे बड़ी चुनौती बनी। साल 2025 में अब तक कई हत्याओं के मामले सामने आ चुके हैं। अररिया में बाप बेटे पर फायरिंग की गई, बेटे की मौत हो गई, पिता घायल हुआ। कटिहार में जमीन विवाद को लेकर एक संपत्ति डीलर की हत्या का मामला सामने आया। बेगूसराय में कुदाल से साला द्वारा जीजा की गर्दन काटकर हत्या कर दी गई। 26 मई 2025 को एक दलित नाबालिग लड़की का रेप हुआ। बाद में 1 जून को पटना मेडिकल कॉलेज एम्बुलेंस में घंटों इंतजार के बाद उसकी मौत हो गई। NHRC ने मामला उठाया और मुख्य सचिव और DGP से रिपोर्ट तलब की गई। सरकारी सिस्टम और इलाज में देरी की आलोचना हुई। 2 मई 2025 को भोजपुर जिले में युवती को लाइब्रेरी में बुलाकर गैंगरेप किया गया और हत्या कर दी गई।
हाल ही में यानी लगभग 6 दिन पहले 18 साल की एक लड़की को मोतिहारी मार्ग पर बाइक पर ले जाते वक्त रेप किया गया, वो अपने भाई के साथ थी। मार्च 2025 की शुरुआत में मुंगेर जिले में संतोष कुमार सिंह नामक एक सहायक उप निरीक्षक पर अपराधियों ने हमला किया, उनकी हत्या कर दी। लगभग उसी वक्त अररिया में एक और एएसआई की हत्या कर दी गई। ये घटनाएं बताती हैं पुलिस अधिकारी भी सुरक्षित नहीं, जो एक बड़ी चिंता का विषय है। ये तो महज कुछ ही मामले हैं जो बताते हैं बिहार में क्राइम रेट लगातार कैसे बढ़ता जा रहा है। इसी साल अप्रैल महीने में कांग्रेस ने भी एनसीआरबी की डेटा के हवाला देते हुए कहा था कि बिहार में कानून व्यवस्था कैसी है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व आईपीएस अधिकारी अजय कुमार ने कहा था कि नीतीश और भाजपा शासन में महिलाओं, बच्चों और जघन्य अपराधों में तेजी के साथ वृद्धि हुई। नीतीश ने बिहार को अपराध का विश्वविद्यालय बना दिया। बिहार में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग इन अपराधों में सबसे ज्यादा डरे हुए हैं। और अब गोपाल खेमका के मर्डर से सरकार पर फिर सवाल उठ रहा है कि क्या बिहार में क्राइम कभी रुका ही नहीं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।